नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर जी जो है समाजशास्त्र का मॉडल पेपर डालिए, तो हमने सोचा आज जो है समाजशास्त्र का मॉडल पेपर जो है डाल दें। देखो बच्चों, समाजशास्त्र समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपका जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। और नोट क्या रहे, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित दिया रहेगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, जिसमें बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, अतलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी हल करेंगे जो एक एक नंबरों का है। उसके बाद में अतलघुत्तरी प्रश्न हल करेंगे जो 3-3 नंबर का है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न 6 अंकों का, उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 10 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों कि समाज क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है कि ए बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समाज बच्चों क्या है? समाज एक अमूर्त है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सेरोकिन, माल्थस, टानिश जो है बेबर। तो सही जवाब दो को बच्चों जो है बी हो जाएगा, माल्थस। यानी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि से सिद्धांत संबंधित माल्थस जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी जो है जाति की विशेषता नहीं है? स्त्रीकरण, जन्म से निर्धारण, व्यवसाय में भिन्नता, समान भाषा। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, समान भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो बच्चों भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 4 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। राज्य क्या है? एक समूह है कि एक संस्था है कि एक समुदाय है कि एक समिति है? 5 का सही जवाब बच्चों क्या जो सी हो जाएगा, एक समुदाय। राज्य क्या है? एक समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की जो है अवधारणा किसने दी है बच्चों? तो सही जवाब यहाँ ये हो जाएगा, M.N. श्रीनिवासन। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई? पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना कब की गई? तो सही जवाब बच्चों वर्ष 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है वर्ष 1959 में जो है की गई थी। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सभी। तो 8 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि से संबंधित है। यानी जो है हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जो है कितने जो है रेडियो स्टेशन थे? 9 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, 6। कितने थे बच्चों? 6। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही जवाब इसमें ए हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलो बच्चों अतलघुत्तरी प्रश्न हम लोग देखते हैं जो 3-3 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वर्ग से आप क्या समझते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो बच्चों वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। इसका मुख्य आधार जो है आर्थिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। चलिए 12 नंबर देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 12 है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 12 है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखेंगे बच्चों हम लोग, जन्म दर। तो जन्म दर से आशय एक निर्धारित अवधि के दौरान 1000 व्यक्तियों पर जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनजाति को परिभाषित कीजिए। जनजाति को परिभाषित कीजिए। भारतीय संविधान में जनजाति को एसटी के नाम से जाना जाता है। तो जनजाति को परिभाषित कीजिए। चलिए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर देखेंगे। देखो गिलिन एवं ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्री हैं के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करते हैं, हों, एक समान भाषा बोलते हों तथा समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हों। उन्हें बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? जनजाति। अधिकतर ये लोग जो है जंगलों या पहाड़ी
पहाड़ी इलाका में जो है रहते हैं जनजाति लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 14 है कि राज्य की व्याख्या करें दोस्तों, राज्य की व्याख्या करें। चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 14, राज्य की परिभाषा बताना है। प्रश्न उत्तर नंबर 14, तो राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है और यह शब्द जो है लैटिन भाषा के जो है स्टेटस से जो है बना है। लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। स्टेटस शब्द का अर्थ है दूसरों की तुलना में उच्च स्तर। राज्य शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग इटली के महान विद्वान मैकियावेली ने जो है किया था। किसने किया था बच्चों? मैकियावेली ने किया था। प्रश्न उत्तर नंबर 15 हम लोग देखेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण को जो है परिभाषित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करना है तो सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है जिसके द्वारा जो है सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंध अथवा सामाजिक दशाओं की जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जो है जांच की जाती है। बड़ी सावधानी पूर्वक जो है जांच की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। औद्योगिकरण से जो है क्या तात्पर्य है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे। औद्योगिकरण का जो है संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधनों जैसे वाष्प या विद्युत पर जो है निर्भर होता है। औद्योगिक समाज में अधिक से अधिक के जो है रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं, जबकि किसी संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। आधुनिकीकरण की जो है 3 विशेषताएं बताइए। आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 2, आधुनिकीकरण का विचार तार्किक तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसे किसी भी समाज का सीधा अनुकरण नहीं माना जाता। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनीय है, अर्थात आधुनिकीकरण से नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा शैक्षिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुई। कुछ मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं, जैसे गहन कृषि के कारण कृषि श्रमिकों में वृद्धि। नंबर 2, भुगतान में वस्तु अनाज के स्थान पर नकद भुगतान। नंबर 3, पारंपरिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूरों, बंधुआ मजदूरों के समान के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदारीकरण की अवधारणा क्या है। उदारीकरण की अवधारणा क्या है दोस्तों, ये 3 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। चलिए आइए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में छूट देने से है जिससे आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों तथा जो है प्रशासनिक नियंत्रण को जो है समाप्त किया जाता है। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम बच्चों कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। ये आंदोलन अपने समाज में परिवर्तन लाने के साथ साथ दूसरे समाजों में भी जो है परिवर्तन लाने की जो है प्रेरणा देते हैं। चलो उत्तरी प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है। समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है। यहाँ से दोस्तों आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों चलिए उत्तर हम लोग देखें। समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है। समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। समाज के बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में जो ज्ञान कोई व्यक्ति या बच्चा अपने समाज या परिवार में रहकर प्राप्त करता है उसे सहज सामान्य बोध कहते हैं। सहज हमारे आसानी से जो प्राप्त हो जाए, सहज सामान्य बोध कहते हैं दोस्तों।
इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक, विद्यालय तथा घर आदि की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे यह जो है ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से ही जो है सरलता से जो है मिल जाता है। बहुत सरली परिभाषा बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे 22 नंबर, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर। ये भी बहुत सरला क्वेश्चन है, इसको प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर कीजिए। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर बच्चों, चलो इस सब क्वेश्चन अपने आप मन से लिख सकते हैं, तब भी हम बता दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं। आप लोग देखे होंगे गाँव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर होते हैं बच्चों। जबकि बच्चों नगरीय क्षेत्र के अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों से उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रीति रिवाज, प्रथाओं आदि में समानता देखी जाती है, जबकि शहरी समाज में इस संदर्भ में काफ़ी विषमता पाई जाती है। ग्रामीण समाज के लोगों का जीवन साधारण तथा निष्कपट होता है, जबकि शहरी समाज में लोगों का जीवन ग्लैमर से युक्त होता है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जबकि शहरी समाज में एकल परिवार होता है। ग्रामीण समाज में सामुदायिक सामूहिक भावना ज़्यादा होती है, जबकि शहरी समाज में व्यक्तिवादी भावना हावी रहती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जातिवाद क्या है? जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। आइए देखते हैं हम लोग 6 नंबर का, बहुत ही सरल तरीके से हम समझाएंगे, आपको याद हो जाएगा। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, जातिवाद से तात्पर्य अपनी जात को सर्वश्रेष्ठ मानने एवं अपनी जात के लोगों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखने से है। जी.एस. धुरिये के अनुसार अब जातीय एकता की भावना इतनी दृढ़ हो है कि इसे जाति भक्त ठीक ही कहा जाता है। जातिवाद को नियंत्रित करने हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, जातिवाद को समाप्त करने हेतु अंतर जाति विवाहों को प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। देखो गांव में जो है जातिवादता ज़्यादा होती है। व्यक्ति के नाम से साथ जुड़े जाति संबोधन सूचक शब्दों का जो है समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, जो आगे नाम संबोधित करते हैं। और बच्चों इसी कारण जो हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है पीछे है, जातिवादता के ही कारण। ठीक है, जातिवाद को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसके उन्मूलन हेतु, इस समाप्ति हेतु सामाजिक आंदोलन चलाना चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा देकर बच्चों के मन मस्तिष्क में बैठी जात के प्रति संकीर्णता को दूर करना चाहिए। जातिवाद को समाप्त करने हेतु उपयुक्त कानून का निर्माण करना चाहिए। जातिवाद को प्रेरित करने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखो बच्चों, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको जो है 8 नंबर का मिलेगा। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए, अथवा पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अथवा करके जाए दे तो बच्चों दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। देखो धर्म विषय से आप क्या समझते हैं, इसको प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 समाज शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई, वहाँ मिल जाएगा बच्चों। देखो धर्मनिरपेक्षता यानी भारतीय संविधान की निगाह में सभी धर्म बच्चों समान है, ना तो हिंदू, ना तो मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से भारतीय संविधान देखता है। तो ये आप अपने मन से जो है बच्चों बना के जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर का जो है आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को।